नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आर ओ मॉक टेस्ट 2। तो दोस्तों, इसमें जो आपका यूपीपीएससी आर ओ 2016 का प्री एग्जामिनेशन होगा उसके लिए, साथ ही साथ आर ओ के जो भी आगामी एग्जाम होंगे आयोग के द्वारा, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर कर दीजिए। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पार्ट 1 में देखेंगे सामान्य अध्ययन के 28 क्वेश्चन और पार्ट 2 में देखेंगे 12 क्वेश्चन जो कि हिंदी के सेक्शन से लिए गए हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक। और फिर आगे सूचना दी जा रही है कि सी की बाईं ओर ए की दाईं तरफ डी बैठा है, ठीक। ए और सी में कोई भी एकदम बाईं तथा एकदम दाईं ओर नहीं बैठा है, तो सबसे मध्य में कौन बैठा है। तो दोस्तों पहले तो जो सूचना जो ये दूसरी लाइन में दी गई इसकी हम मदद लेते हैं। सी की बाईं ओर ए, तो सी ये है, तो दोस्तों ये इधर इसका मुंह है, तो अब मुंह इधर करके बैठा है तो इसका बायां किनारा ये हो गया। इधर कह रहा है कि ए, अब ए इधर बैठा और ए के दाईं तरफ डी, तो डी इधर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार जो हम इस बेंच यहाँ पर साफ सुथरी बनाएंगे तो ए डी और सी इस तरह ये लोग बैठे हुए हैं। अब आगे कह रहा है कि ए और सी में कोई भी एकदम बाईं तथा एकदम दाईं नहीं बैठा है, मतलब सबसे किनारे पर ए और सी में कोई नहीं है। तो जो बच रहे हैं हमारे ई बच रहा है और आपका बच रहा है बी, तो ये लोग या तो इधर होंगे या फिर बी की स्थिति ये होगी और ई की स्थिति इधर होगी और ए डी सी ऐसे ही बैठे। और नेक्स्ट पूछा गया तो सबसे मध्य में कौन, तो दोस्तों सबसे मध्य में डी ही रहने वाला है, चाहे ये केस ले लीजिए चाहे ये केस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरा पार्ट डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। तो मतलब इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसका जो है उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा नीति आयोग। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। तो दोस्तों इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका अभी बाद में गठन किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है दोस्तों, और यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि यह दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों भारत का संविधान यहाँ पर अगर पूछा जाता पूर्ण रूप से कब अपनाया गया, तब तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन पूछा गया कब अपनाया गया, तो दोस्तों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से अपना लिया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 149। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से में इसका उल्लेख है, ठीक। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 148 है उसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही उसके पद से हटाया जा सकेगा, ठीक। जैसे महाभियोग लगा के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की भी है। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी या फिर न्याय। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही होगा। दोस्तों संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में समाजवादी सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक। प्रारंभ में दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का अंग भी नहीं माना जाता था, लेकिन किंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, ठीक। और यह भी निर्णय दिया था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक था समाजवादी आपका शब्द, और दूसरा शब्द आपका था वो था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता, ठीक। तो ये 3 शब्द जोड़े गए बाद में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1950, 1965, 1979 या फिर 1976? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा पार्ट 4। 1976 को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, ठीक। और इस भाग में दोस्तों अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए, और मूल कर्तव्यों को संविधान में दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोस्तों पहले तो 10 ही मूल कर्तव्य शुरुआत में जोड़े गए थे, लेकिन बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो पूछ लिया जाता है मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ दोस्तों जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो अल्तमस कबीर के बाद दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, पी सदाशिवम, ठीक। जस्टिस पी सदाशिवम भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। और पूछ लिया जाए कि अभी वर्तमान में कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, तो शरद अरविंद बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हैं 1992, 1984, 1980 या फिर 1988। तो दोस्तों सेबी की स्थापना 1988 में हुई, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और दोस्तों 12 अप्रैल 1992 के सेबी अधिनियम के द्वारा इसे सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन स्थापना की अगर बात करें तो 1988 में हो गई थी। अगर सांविधिक अधिकारों की बात करें तो 1992 में इसे सांविधिक अधिकार दिए गए। और दोस्तों सेबी जो है ये भारत की प्रतिभूति बाजार का विनियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है, पहले आप प्रश्न को दोस्तों जब भी पढ़िए थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन है आपके, उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने, उद्यमियों की संपत्ति, सरकार का निर्णय, या फिर घटकों उपादानों का पारंपरिक नियोजन। तो दोस्तों मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण यहाँ पर आपका ऑप्शन ए उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन है आपके 1992, 1998, 1999 या फिर 1996। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत करी गई थी 1999 में, ठीक। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत होता है ये है कि अगर सूखा, ओलावृष्टि, हिमपात, बाढ़ और जो कीट रोगों से फसलों को नुकसान होता है उसमें बीमा प्रदान किया जाता है, ठीक। और इसे कृषि बीमा निगम भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अग्रिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी? द्वैधाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता या फिर अल्पाधिकार? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब होगा पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दोस्तों क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की संपूर्ण जानकारी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, ये पहला ऑप्शन है दोस्तों। दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। तीसरा है उपराष्ट्रपति या चौथा है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक। चौथा जो है प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक। और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में दोस्तों यह प्रावधान किया गया है कि
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा अपने सुझावों से अवगत कराता है। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का संपूर्ण विश्व का 1/3 बॉक्साइट उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया 1/3 जो उत्पादन होता है बॉक्साइट का वो ऑस्ट्रेलिया करता है संपूर्ण विश्व के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध हैं, हिमालय और विंध्य। हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन ही, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। दोस्तों हिमालय और पश्चिमी घाट को जैव विविधता से संपन्न माना जाता है। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? ऑप्शन है निर्वाह खेती, मिश्रित खेती, रोपण कृषि या फिर स्थानांतरी कृषि। तो यहाँ दोस्तों आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, निर्वाह खेती। दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारतीय किसान जीवन निर्वाह योग्य कृषि करते थे। वे केवल इतना ही उत्पादन करते थे जिससे उनका भरण पोषण या गुजारा हो सके। ठीक, आज़ादी के बाद खाद्य और नकदी फसलों की आपूर्ति में वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी शुरुआत 1960 में हरित क्रांति से हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि उस स्पीसीज माने कि जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है? तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन है आपके पारिस्थितिक जाति, स्थानिक जाति या फिर समस्थानिक जाति या फिर विस्थानिक जाति। तो दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से इंडेमिज्म अर्थात स्थानिक शब्द का तात्पर्य भौगोलिक रूप से किसी विशेष भौगोलिक स्थान जैसे द्वीप, राष्ट्र, देश या किसी अन्य पारिभाषिक क्षेत्र या प्राकृतिक वास से है। ऐसे सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को दोस्तों स्थानिक प्रजाति कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो रहा है। ठीक, जिसका प्रतिबंधित कर दिया जाए एक स्थान विशेष की जो जाति होती हैं, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है दोस्तों, 2,4-D किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों पहले तो 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, और इसका प्रयोग दोस्तों बड़े पैमाने पर खरपतवारनाशी के रूप में बड़े पत्तों वाली फसलों जैसे धान की फसलें, चाय के पौधे, गन्ने के खेतों, फल के बगीचों इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरे विश्व में इसका प्रयोग मुख्य रूप से खरपतवारनाशी के रूप में ही होता है। ठीक, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है, मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ, मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूँ, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ? तो पहले तो देखो वो कह रहा है कि मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर। पहले तो दोस्तों ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। कह रहा है कि यहाँ से शुरू किया अपने घर से, उत्तर की तरफ चला 5 किलोमीटर, फिर क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, बाईं मतलब कि इस तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया। फिर कह रहा है कि मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अब यहाँ पहुँच गया। तो कह रहा मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ? तो घर से ये दोस्तों ये वाली दूरी भी 5 है और ये उत्तर था, ये दोस्तों पश्चिम की ओर है। ठीक, ये इधर पूरब रहता है, इधर पश्चिम, तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो चौथा जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राज प्रसाद से संबद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है कौशाम्बी, तक्षशिला, हस्तिनापुर और कुम्भहार। तो दोस्तों ये जवाब होगा, चौथा जवाब आपका सही होगा। जो कुम्भहार है वो मौर्य काल से संबंधित है। यह पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित पुरातात्विक महत्व का स्थल है। ठीक, और यहाँ पर जो नमूने प्राप्त हुए हैं दोस्तों
वो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के शासनकाल में राजधानी हुआ करता था और उसी समय के यहाँ पर नमूने प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? ऑप्शन है ओट्रम, मैल्कम, एल्फिंस्टोन या फिर किचेनर। तो यहाँ दोस्तों आपका जवाब होगा दूसरा, मैल्कम। सर जॉन मैल्कम ने 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय को 2 युद्धों, अस्टी एवं कोरेगांव के युद्ध में पराजित किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 20 फरवरी 1818 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दोस्तों ये जॉन मैल्कम ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है, 90 अंश पूर्वी देशांतर तथा 91 अंश पूर्वी ध्रुव पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी होती है। पहले दोस्तों ये देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ध्रुवों से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से निकल के इधर साउथ की तरफ चलती हैं, ऐसे देशांतर रेखाएं निकलती हैं, ठीक ऐसे। तो दोस्तों जो ध्रुवों की तरफ जब जाती हैं तो इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एकदम से घट जाती है। विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होती है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो दोस्तों अब यहाँ कह रहा ध्रुवों पर, पूर्वी ध्रुव में पूछ रहा है कि देशांतर रेखा के मध्य दूरी होगी, तो दोस्तों 0 किलोमीटर होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा रूपांतरित शर्करा है? एस्पार्टेम, सुक्रोलोज, सैकरीन या फिर एरिटेम। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो होगा, ये दोस्तों ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ये आपका सुक्रोलोज होगा, ठीक। सुक्रोलोज जो होता है दोस्तों, ये टेड एंड लिले द्वारा विकसित सुक्रोलोज एक कृत्रिम स्वीटनर यानी मधुरक है जो शर्करा की तुलना में 600 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक। यह साधारण शर्करा का परिष्कृत रूप है, सुक्रोज का परिष्कृत रूप है, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम रूप से मीठा करने के लिए सुक्रोलोज प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी क्षेत्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों उद्योग, विनिर्माण, बिजली। दूसरा है कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र है। और तीसरा है व्यवसाय, परिवहन, संचार और सेवाएं। चौथा है सरकारी कार्यालय। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए होगा उद्योग, विनिर्माण और बिजली, ये आपका सही जवाब होगा। सेकेंडरी क्षेत्र में दोस्तों उद्योग, विनिर्माण और बिजली आते हैं। प्राइमरी क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं सारी, और जो टर्शरी क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र है उसमें सेवाएं आ जाती हैं, ठीक। जो भी सरकारी व्यवसाय, परिवहन, संचार और सेवाएं सारी तृतीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24वें प्रश्न में, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, यानी भारत का राष्ट्रपति किन चीज़ों को निलंबित कर सकता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये जो निलंबन करने की शक्तियां हैं ये अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपात का मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या निलंबित कर सकता है? तो दोस्तों 19 जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकता है, जैसे खुले में एक शहर से दूसरे शहर जाना, और जो बोलने की स्वतंत्रता है सार्वजनिक स्थानों पर इत्यादि। जबकि अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों उनको कभी भी किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आपके खुद के जीवन की स्वतंत्रता है, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो होगा लोथल। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोथल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक। लोथल जो कि सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहीं पर दोस्तों ये साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, लोथल। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है?
तो दोस्तों कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 13वें शिलालेख में जो अशोक का शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें बीभत्स अपार जनधन की हानि हुई थी, उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि नीले को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग क्या होगा? तो दोस्तों पीला होगा, क्योंकि नीले को लाल, लाल फिर कह रहा लाल को सफ़ेद और सफ़ेद को पीला, तो लास्ट में पीला ही आ रहा, नीला पीला बन जा रहा, तो आसमान का रंग पीला होगा। यहाँ पर आपका तीसरा जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये 27वां 28वां प्रश्न है। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, जहांगीर, मोहम्मद गौरी या फिर हुमायूं। तो दोस्तों चौसा का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1539 में, ठीक 1539। तो इसमें हुमायूं और शेर शाह के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था और शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक। और इसके पश्चात शेर शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, हुमायूं। तो दोस्तों ये आपके 28 प्रश्न थे जनरल स्टडी के सेक्शन से। अब दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों वो सामान्य हिंदी का है। तो देखते हैं सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं। क्वेश्चन पहला है दोस्तों सामान्य हिंदी का, ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ ग्रामीण व्यक्तियों की विशेषता बताई जा रही है, उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि वो परिश्रमी होते हैं। तो यहाँ आपका परिमाणवाचक तो होगा नहीं, ना संख्यावाचक होगा, ना सार्वनामिक। यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए में प्रयुक्त विशेषण है निश्चयवाचक, संकेतात्मक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ निश्चयवाचक उस पुस्तक को यहाँ संकेत भी कर रहा है और सार्वनामिक, ठीक, उस लगाया है उसके पीछे, तो सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए सब विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। तत्सम माने कि संस्कृत के शब्द जो पहले यूज होते थे, तद्भव मतलब जो अभी यूज हो रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्दों से हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, रक्षा, तमंचा, विरोध और शांति में कौन सा तत्सम शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट 2 यानी तमंचा जो है वो आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी दोस्तों तत्सम शब्द का चयन करना है। दोस्तों इसमें से आपको तत्सम शब्द का चयन नहीं, यहाँ बताना है व्यवहारी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम या तद्भव या देशज या संकर। तो यहाँ पर दोस्तों व्यवहारी जो है वो आपका तत्सम शब्द ही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम आए थे क्या कोई बात कहने, क्या तुम कोई बात कहने आए थे, क्या कोई बात कहने आए, तुम क्या कोई बात कहने आए थे, तुम थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो नहीं, तुम क्या कोई बात कहने आए थे। तो यहाँ दोस्तों जो सही होगा वो ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है क्या, क्यों, कैसे, इनको वाक्य के शुरू में ही लगाना पड़ता है। क्या तुम कोई बात कहने आए थे, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है। तो पढ़ते हैं पहले हम ऑप्शन। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित तथा प्रभाव। दोस्तों यहाँ पर चर्चित और प्रभावशाली दोनों गद्य शैली की विशेषता बता रहा। तो तथापि तो एक मतलब जब किसी चीज को उल्टा करके एडवर्स में बताया जाता है तब लगाया जाता है, ठीक, जब कोई अपोजिट शब्द जुड़े हों आपस में तब इन तथापि शब्द का यूज करते, किंतु, अन्यथा शब्दों का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों की विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ कनेक्टिंग वर्ड और का प्रयोग होगा। जैसे दूसरा ऑप्शन जो है आपका, आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द देखना है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है रत्नगर्भा, दूसरा है हिरण्यगर्भा, तीसरा है वसुमती और चौथा है स्वर्णमयी। तो दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची आपका होगा रत्नगर्भा, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है धाता का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। विष्णु, धाय, पक्षहार। तो दोस्तों धाता का पर्यायवाची विष्णु होता है, ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के नीचे 4-4 शब्द दिए गए हैं, आपको सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है स्थूल, स्थूल का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है आपके
निर्गुण, सापेक्ष, कृश या स्थल। तो दोस्तों स्थूल का जो विलोम होगा वो आपका हुआ कृश, मतलब सूक्ष्म। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थूल हो गया। अब 10वां प्रश्न है, जरा का विलोम बताना है। यहाँ पर जरा माने कि होता है बुढ़ापा, कहते हैं जरा दृष्टि दोष, मतलब कि बुढ़ापे का जो आंखों में दोष आ जाता है। तो यहाँ जरा का जो दोस्तों विलोम होगा वो होगा यौवन। यौवन मतलब युवा अवस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आयु में बड़ा, यहाँ पर वन वर्ड यानी एक शब्द का चयन करना। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? कनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या पूजनीय। तो दोस्तों आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह या फिर अनुग्रह। तो दोस्तों ये अनुग्रह कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। चलिए अब अगला। दोस्तों 12 ही प्रश्न थे हिंदी के सेक्शन में। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था और आपका आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।